स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी से, ट्वेल्थ इकोलॉजी से। मैं एक पूरी सीरीज़ बनाने वाली हूँ जिसमें मैं अलग अलग टॉपिक्स को लेके वीडियोस बनाऊँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चैप्टर लेते हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, और हम इसको बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। आवर लिविंग वर्ल्ड इज़ फैसिनेटिंगली डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो वर्ल्ड हमारे आसपास है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे मिलते हैं और कॉम्प्लेक्स है। इट्स नॉट ईजी कि एक ही साइकिल है या एक ही चीज़ हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो क्या होता है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी बाय इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेसेस एट वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मैक्रोमोलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोम्स। अब एक चीज़ जो सोचने वाली है कि हम इस कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि बहुत अलग अलग लेवल पे आपको कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी, सेल्स में, टिश्यू में, ऑर्गन में, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एक पॉपुलेशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं आपके आसपास जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। किसी भी लेवल पे हम दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन द गार्डन वी मे आस्क हाउ डज द बर्ड सेंग, यानी कि जब हमने एक बुलबुल को गाते हुए सुना तो हम ये पूछ सकते हैं कि उसने बुलबुल ने कैसे गाया। या फिर एक और क्वेश्चन हो सकता है कि वो बुलबुल क्यों गा रही है। द हाउ टाइप क्वेश्चन सीक द मैकेनिज्म, यानी कि जब आप हाउ टाइप के क्वेश्चंस के साथ डील करते हो तो हम मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म मतलब कि वो प्रोसेस कैसे हो रहा है, वो चीज़ कैसे हो रही है, ठीक है। और वाई क्या बताता है, सिग्निफिकेंस, कि वो प्रोसेस क्यों हो रहा है, ज़रूरी क्यों है। लाइक अगर हाउ वाला क्वेश्चन है तो मैकेनिज्म बताएगा कैसे, ठीक है, और वाई बताता है क्यों, ये ज़रूरी है, नहीं है, क्यों हो रहा है। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर एग्जाम्पल द आंसर might be in the terms of the operation of the voice box and the vibrating bone in the bird, यानी कि अगर मैं पहले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूं तो हो सकता है उसके वॉइस बॉक्स जहां से आवाज़ निकलती है या फिर जो बोन है बर्ड की, उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन को आंसर करूं कि वाई, तो आंसर में लाइज इन द बर्ड्स नीड टू कम्युनिकेट विद इट्स मेट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। हो सकता है वो इसलिए गा रही है क्योंकि उसको जिसके साथ मेट करना है, अब क्योंकि ब्रीडिंग सीजन है तो मेट करेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो इसीलिए हो सकता है वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। व्हेन यू ऑब्जर्व नेचर अराउंड यू विद अ साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड यू विल सर्टेनली कम अप विद मेनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑफ बोथ टाइप्स। व्हाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जनरली वाइट। देखो उसने क्या बोला, जब आप अपने आसपास नेचर को ऑब्जर्व करोगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि जो रात को जो फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, खिलते हैं, वो वाइट कलर के क्यों होते हैं। बी को कैसे पता है कि कौन से फ्लावर में नेक्टर है। कैक्टस में इतने सारे थॉर्न्स क्यों होते हैं। जो चिक है वो कैसे अपनी मदर को रिकॉग्नाइज करती है। तो ये सारी चीज़ें जब आप खुद क्वेश्चन करना शुरू करोगे आपको समझ में आएगी। नाउ इकोलॉजी, अगर हम इकोलॉजी की बात करें, आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही है कि इकोलॉजी क्या है, एक सब्जेक्ट है जिसमें हम इंटरेक्शन पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स का, किसके बीच में, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। यानी कोई ऑर्गेनिज्म है वो और उसके आसपास के एनवायरनमेंट के बीच में हम लोग इंटरेक्शन का समझते हैं कि वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। सो इकोलॉजी इज़ बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बात करूँ तो 4 लेवल पे इकोलॉजी को हम ध्यान रख के चलते हैं, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़ एंड बायोम्स, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ये 4 लेवल हैं, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़ एंड बायोम। हम इन चारों लेवल पे देख के चलते हैं। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक एंड पॉपुलेशन लेवल। इस चैप्टर में हम ऑर्गेनिज्म लेवल पे देखेंगे इकोलॉजी को और पॉपुलेशन लेवल पे देखेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के मैंने कई सारे पार्ट्स बनाए हैं, तो मैं उन सबको यूट्यूब पे आप सबको ढूंढ सकते हो। उसके अलावा जो, क्योंकि मैंने ऐसी वीडियोस पहले भी बनाई हैं लेकिन सबने मुझे रिक्वेस्ट किया कि दोबारा मैं एक सीरीज़ बनाऊं, क्योंकि वो लेंदी भी थी और बहुत जल्दी बोला गया था उन वीडियोस में। तो अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में आराम से शॉर्ट वीडियोस बनाने की कोशिश करूं ताकि आपको समझ में आए कंसेप्ट बाय कंसेप्ट। नाउ ऑर्गेनिजम्स एंड
and its environment. Ecology at the organismic level is essentially physiological ecology which try to understand how different organisms are adapted to their environment in terms of not only survival but also reproduction. अगर हम organismic level पे देखें तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे अडॉप्ट कर लेते हैं. अडॉप्ट क्या होता है? अगर मैं अपने आप को अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करती हूँ, ठीक है. फॉर एग्जांपल, एक नॉर्मल एग्जांपल बहुत ही बेसिक लेके देती हूँ. अगर मुझे गर्मी लग रही है, मैंने क्या चलाया? कूलर चला लिया. ये तो मेरा बाहर का एक नॉर्मल चीज़ हो गई कि मैंने कोई हेल्प ले ली. अब मुझे धूप में खड़ी हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा, तो मैं ठंडी जगह पे चली गई जहाँ छाया है. तो मैंने अडॉप्ट करा, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करी. तो ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडॉप्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए नहीं, रिप्रोडक्शन के लिए भी, ताकि वो अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएँ. देखिए, कभी भी अडप्टेशन होता है, उसका मेन गोल होता है सर्वाइवल. कोई चीज़ अगर अडॉप्ट करती है तो वो ज़िंदा रहने के लिए करती है, लेकिन वो यही कह रहा है कि अडप्टेशन के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी एक गोल होता है अडप्टेशन का. यू मे हैव लर्न इन अर्लियर क्लासेस हाउ द रोटेशन ऑफ आवर प्लैनेट अराउंड द सन एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस कॉज एनुअल वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट सीजन. देखिए, ये चीज़ आप बहुत बड़ी लाइन में लिखिए, बहुत ईजी सी चीज़ है कि आपने पहले पढ़ा है कि किस तरह से जब रोटेशन होती है प्लैनेट्स की सन के आसपास, कैसे उसका जो एक्सिस में टिल्ट होता है, चेंज होता है, वो वेरिएशन लाता है. ठीक है, टेम्परेचर में, सीजन्स में, किस तरह से अर्थ की पूरी मूवमेंट से ये सब चीज़ें चेंज होती हैं. दीज वेरिएशन, ये जितने भी चेंजेस हैं, टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, यानी कि जो रेनफॉल होता है, जो पानी बरसता है, इन सब के साथ ये चेंजेस क्या करते हैं? अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स सच एज डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा. तो ये सारी चीज़ें मिलकर अलग अलग बायोम क्रिएट करती है. देखो, बायोम क्या होते हैं? एक नॉर्मली आगे वैसे हम पढ़ेंगे, एक होता है कि रीज़न, जैसे कि डेजर्ट है, डेजर्ट का आपको पता है क्लाइमेट कैसा होता है, कैसा नहीं होता. एक मैं ले चलती हूँ बिल्कुल घने जंगल, तो वहाँ का आपको क्लाइमेट पता है. तो ये क्या है? एक ही टाइप के अलग अलग तरह के कंडीशन के अकॉर्डिंग जो डिवाइड हो गई हैं चीज़ें, उनको बायोम बोला है. तो ये है डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा. टुंड्रा बहुत ही ठंडा होता है, ठीक है. डेजर्ट बहुत ही गर्म, बिल्कुल सूखा होता है. और रेन फॉरेस्ट में बहुत बारिश होती है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं. यहाँ पे एक ग्राफ है, बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन. यहाँ टेम्परेचर दिखाया है, ठीक है, और यहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन दिखाया है. तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे टेम्परेचर दिखाया है, यहाँ प्रेसिपिटेशन, मतलब बारिश कितनी होती है. तो आप देख सकते हो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है. और अगर इधर की तरफ चलूँ तो आप देख सकते हो कि आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा का टेम्परेचर कितना कम है, ठीक है. सेम वे डेजर्ट का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, और इनफैक्ट जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं उनका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है. लेकिन डेजर्ट और ट्रॉपिकल को कंपेयर करूँ तो ट्रॉपिकल के अंदर बारिश बहुत होती है. प्रेसिपिटेशन आप देख सकते हैं किस तरह से इंक्रीज़ कर रहा है, ये इंक्रीज़ कर रहा है यहाँ पे, ठीक है. नाउ रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट. उस रीजन में या उस लोकल एरिया में जो वेरिएशन होती है हर बायोम में, वो वहाँ का हैबिटेट डिसाइड करती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आपको पता है वो कौन सी जगह हो गई? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया. बिल्कुल बारिश नहीं हो रही, सूखा है, मिट्टी है, प्लांट नहीं उग रहे, तो आपको पता है डेजर्ट है. तो वो जो कंडीशंस हैं वो डिटरमाइन करती हैं वहाँ का हैबिटेट. जो मेजर बायोम्स हैं इंडिया के, वो आप यहाँ पे दिखाए गए हैं, एक बार हम इसको देख लेंगे. ऑन प्लैनेट अर्थ लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन अ फ्यू फेवरेबल हैबिटेट बट इवन इन एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट. ये चीज़ याद रखने वाली है कि अर्थ पे लाइफ सिर्फ अच्छी सूटेबल जगह पे ही नहीं है. वो हम रह सकते हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो बहुत ही गर्म हैं, बहुत ही ठंडे हैं. एक्सट्रीम कंडीशन मतलब सूटेबल से बहुत ऊपर, तो वहाँ पे भी आपको अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे. जैसे कि राजस्थान का डेजर्ट ले लो, बहुत हीट होती है अगर जब होती है. मेघालय फॉरेस्ट, इतनी बारिश होती है कई बार वहाँ पे कि मतलब रहना मुश्किल हो जाता है. डीप ओशियन ट्रेंचेस, ओशियन के अंदर की जगह जो कुछ गैप्स होते हैं, जो डीप होल्स होते हैं, वहाँ पे बात हो रही है. स्ट्रीम्स हो गए, परमाफ्रॉस्ट जो बर्फ़ जमी हुई होती है वो रीजन हो गए, पोलर रीजन्स हो गए, हाई माउंटेन्स, ये ठंडे एरियाज़ की बात हो रही है. थर्मल स्प्रिंग्स, नीचे अर्थ के कुछ गर्म एरियाज़ होते हैं जहाँ पे अगर आप स्प्रिंग्स मतलब वहाँ से पानी भी गर्म निकलता है, बहुत
बहुत ही गर्म, क्योंकि नीचे की गर्मी से वो पानी गर्म हो जाता है। और ये स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट्स जहाँ पे सब चीज़ें सड़ती गलती हैं, ये सारी जगह पे भी आपको अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। और इनफैक्ट एक बहुत ही अलग फैक्ट बोला है कि अगर आप अपने इंटेस्टाइन को देखो तो वहाँ पे भी बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो रिसाइड करते हैं, जो वहाँ रहते हैं। ये एक मेजर बायोम्स दिखाए हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ए में दिखाया है, यहाँ पे बहुत बारिश होती है, बहुत घने जंगल होते हैं। फिर आपका बी में दिखाया है डिसीडियस फॉरेस्ट। डिसीडियस फॉरेस्ट कुछ टाइम हमेशा बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, बट हाँ उनका एक टाइम भी आता है जब वो सूखते हैं। देन कम डेजर्ट, थोड़ा यहाँ पे ठंड भी पड़ सकती है। डेजर्ट तो आपको पता ही है, बिल्कुल सूखा बंजारा जिसे बोलते हैं, बिल्कुल बंजर, सॉरी नॉट बंजारा, दैट बंजर ज़मीन जहाँ पे प्लांट्स कम उगते हैं, बहुत गर्मी होती है। हाँ लेकिन रात यहाँ पे बहुत ठंडी होती है। उसके अलावा सी कोस्ट यानी सी के पास का किनारा। तो अलग अलग बायोम्स हैं, बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने 5 पढ़ लिए तो यही है। देखो बहुत कैटेगरी होती है, फॉरेस्ट में भी बहुत कैटेगरीज होती है। नाउ what are the key elements that lead to so much variation in the physical and chemical condition of different habitat? यानी कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, की एलिमेंट्स हैं, वो मेन चीज़ें हैं जो इतना वेरिएशन लाते हैं किसी भी जगह के फिज़िकल और केमिकल कंडीशन में, जो इतना चेंज लाते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर, अब इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करूँगी, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। यानी किसी भी जगह का तापमान हो गया, पानी, वहाँ पे कितनी लाइट है, और सॉइल, ये चारों फैक्टर्स ऐसे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और भी हैं, बट ये ह्यूमिडिटी भी आता है, बट ये चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि कोई भी जगह का जो कंडीशन है वो कैसी होगी। वी मस्ट रिमेंबर दैट अ फिजियोकेमिकल कंपोनेंट अलोन डू नॉट कैरेक्टराइज द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली। द हैबिटेट इंक्लूड बायोटिक कंपोनेंट ऑल्सो। देखिए आपको पता ही है एबायोटिक एंड एबायोटिक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये जो फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, ये सब किस में आते हैं, एबायोटिक के अंदर आते हैं, ठीक है। ये डेड है। बट अगर हम बात करते हैं पैथोजेंस की, पैरासाइट्स की, प्रेडिटर्स की, कंपिटिटर्स की, अच्छा ये टर्म हो सकता है अभी आपको ना आती हो, बट हम इसको पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे आगे, थोड़े टाइम आप रुक जाइए, मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगी। पैथोजेंस वो होते हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं कई बार। पैरासाइट भी दूसरों पे जिंदा रहते हैं। प्रेडेटर्स होते हैं जो दूसरों को मारते हैं, अटैक करते हैं, जैसे कि एक टाइगर ने अगर एक डियर पे अटैक किया तो टाइगर इज़ अ प्रेडेटर। कंपिटिटर जो सेम सोर्स के लिए या सेम रिसोर्स के लिए लड़ते हैं, नॉट सोर्स, सेम रिसोर्स के लिए, उनको हम कंपिटिटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं जो डिटरमाइन करती हैं कहीं भी किसी भी इन्वायरमेंट को। वी एज्यूम दैट over a period of time the organism had through natural selection evolved adaptations to optimize its survival and reproduction in its habitat। ये बहुत ही एक बेसिक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। विद टाइम, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इवोल्यूशन इज़ अ प्रोसेस जो टाइम के साथ होता रहता है, ठीक है। तो विद टाइम क्या होगा, इवोल्यूशन होता रहेगा और एनिमल्स अपने आप को अडॉप्ट कर लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे, वो अपने आप को नेचर में फिट कर लेंगे ज़िंदा रखने के लिए। एक नॉर्मल चीज़ है कि आप देखते होंगे, आप सुनते होंगे कि कोई दवाइयाँ हैं वो काम करनी बंद कर जाती हैं कई बार, वो कुछ जो भी कीटाणुओं को वो मारती हैं वो नहीं मार पाती। क्यों? क्योंकि वो जो कीटाणु हैं वो अपने आप को, या कोई जर्म्स हैं या कोई बैक्टीरियाज हैं, वो अपने आप को इवॉल्व कर चुके हैं, वो पहले से बेटर हो चुके हैं, तो वो अब उसी दवाई से नहीं मरेंगे। तो इवोल्यूशन अगर इतने छोटे लेवल पे हो सकता है तो बड़े बड़े लेवल पे तो बहुत ही अच्छे से हो सकता है। ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ एन इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन दैट इट कैन टॉलरेट। हर ऑर्गेनिज्म की अपनी एक रेंज होती है कि भाई इतना टेम्परेचर वो टॉलरेट कर सकता है, इतनी पानी उसको मिल सकता है, सब कुछ मतलब उसका एक लेवल होता है। डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेज इट यूटिलाइज एंड डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम, ऑल दिस टुगेदर कंप्राइज इट्स निश। यानी कि जो रिसोर्सेज में डाइवर्सिटी होती है, जो भी वो यूज़ करते हैं, जितने डिफरेंट तरह के वो रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जो उनका अपने लेवल पे इकोलॉजी में एक रोल है, इकोलॉजिकल सिस्टम में जो वो अपना रोल है, उसको सब चीज़ों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, निश। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अभी हमने बेसिक पढ़ा है इस चैप्टर का, ये था ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट का। इसको मैं हर टॉपिक को एक पार्ट में बनाऊंगी,
तो ये था फर्स्ट पार्ट, इकोलॉजी जो मेरी सीरीज स्टार्ट होने वाली है उसका। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो ये वीडियो देख के जिनको फ़ायदा हो सकता है उनको शेयर करवाइए। उसके अलावा और पार्ट्स देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अगर इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं लॉन्ग हैं, इतनी डिटेल्ड नहीं है, मतलब एक साथ बनाई हैं वो भी आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वरना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी। तो उसके अलावा आपको जो भी चीज़ें, अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो आप चाहते हैं तो आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।